वेलकम वेलकम टू माय न्यू चैनल। ओके, मेरा नाम रजत सिंह है। ठीक है, और मैंने क्लास ट्वेल्थ में 95% स्कोर करा था। ठीक है, तो मेरे पास पर्टिकुलर एक्सपीरियंस है कि मैं बता सकूं आपको कि स्कोर कैसे करते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि बच्चे पढ़ते हैं लेकिन स्कोर नहीं कर पाते हैं। पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, अच्छे समझते हैं, लॉजिक समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेकिन वो स्कोर नहीं कर पाते। ठीक है, और कोरोना वायरस का क्या करता है, समय चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल पा रही है। ठीक है, तो उसी लिए क्या है, मैंने और आपके मैथ वाले सर ने कुछ स्टेप्स लिए हैं कि आपको फायदा हो जाए। ठीक है, तो हम लोग करने के वाले हैं, आपको मैं सिंपल बता दूं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है पैटर्न, तो हम लोग करेंगे क्रैश कोर्स टाइप। क्रैश कोर्स टाइप का मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी मैंने टॉपिक पढ़ा दिया और बीच बीच का छोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो क्रैश कोर्स है, इसमें ये चीजें हैं कि जो टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे, पूरे क्लियर होंगे, होल टॉपिक शुड बी क्लियर। ठीक है, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। फिर जो हमारे पास केस बेस्ड स्टडी आ रही है, आजकल जो क्वेश्चंस के लेवल हैं उसमें केस स्टडी ज्यादा आ रहा है। ठीक है, जैसे जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ था सीबीएसई के द्वारा, ठीक है, उसमें केस बेस्ड स्टडी का क्या क्या था, इनोवेशन कराया हुआ है। ठीक है, तो आजकल सीबीएसई के जो हमारे पास पेपर है उसमें उसको मैं सैंपल मान के चलूं, तो जो केस बेस्ड स्टडी है उसकी महत्वता बहुत बढ़ गई है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। ठीक है, तो हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ करते चलेंगे, और फिर केस स्टडी में कराऊंगा चैप्टर के बाद। ठीक है, मे बी चैप्टर की लेंथ बड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप मेरे चैनल से पढ़ के जाएंगे, आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी लीजिए, 70 में से आपने 55 से अबव स्कोर करना ही करना है, बस ये पढ़ के जाइए, गारंटी मैं दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब अब 100 में से क्या कर सकते हैं, 85 कर सकते हैं अगर आपने अब प्रैक्टिकल में 35 लाया है तो। ठीक है, तो इतना कर लीजिए, बहुत काफी है, मोर देन सफिशियंट। ठीक है, चलिए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब शुरू करने की बात है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पहले चैप्टर में, जो पहले चैप्टर है कौन सा, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं इसलिए बता दे रहा हूं क्योंकि आपको एग्जाम के 2 दिन पहले सिर्फ यही टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इतने ज्यादा टॉपिक्स हैं कि आप पर्टिकुलर फोकस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे 1 मार्कर जो टॉपिक्स हैं उसमें कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल में पूछ सकता है टॉर्क, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूछ सकता है। पोजीशन पूछ सकता है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड याद रखिएगा। फिर 3 मार्कर में इलेक्ट्रिक डाइपोल से क्वेश्चन पूछेगा डेरिवेशन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, इन दोनों में से एक पूछ सकता है। ठीक है, फिर ये कर सकता है, डेरिवेशन पूछ सकता है किसका, टॉर्क का। इलेक्ट्रिक डाइपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसको डिराइव करने के लिए बोल सकता है। फिर बोल सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास एक क्या दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हो गया है, पॉजिटिव चार्ज पूरी होल बॉडी पे क्या हुआ है, स्प्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बोले कि इसके वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज का है। ठीक है, तो वो हम लोग करेंगे। जैसे मान लो कोई रिंग है, रिंग में क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे, और बोल रहा है कि इसके एक्सिस पे एक पॉइंट पी रखा हुआ है, इसके वजह से इस पॉइंट पी पे क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो वो भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, वो हम लोग सीखेंगे। फिर फ्लक्स निकालना सीखेंगे डिफरेंट सर्फेसेस के लिए। जैसे एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब के कॉर्नर पे हम लोग क्या रखा है, एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो बताइए इस पर्टिकुलर चार्ज क्यू की वजह से इस पे फ्लक्स कितना पास होगा। ठीक है, और 5 मार्कर में तो एकदम आना ही आना है, गारंटीड है, क्या, गॉस लॉ से क्वेश्चन। और गॉस लॉ से सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो इनफिनाइट लॉन्ग वायर के वजह से पूछ दे,
या तो क्या बोल दे इन्फिनाइट लॉन्ग प्लेन सीट के वजह से पूछ दे। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आने वाला है आपके एग्जाम में 5 मार्कर में, ठीक है। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब ये चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस के बारे में या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। सबसे पहले इस पर्टिकुलर टॉपिक पर्टिकुलर चैप्टर जो है उसमें जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, उसे पढ़ने से पहले हमको पहले जानना पड़ेगा कि ये बताइए स्टडी ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं, तो एक शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब अगर कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म साथ में शब्द आए तो इसका मतलब क्या है कि वो बोल रहा है स्टडी ऑफ चार्ज के बारे में। अब जब चार्ज की हम लोग पढ़ाई करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो चार्ज को हम लोग 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला, जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो हमारे चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में होते हैं तो ये सिर्फ क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। फील्ड मतलब एक स्पेस है चार्ज के अराउंड, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में रहेगा, रेस्ट में रहेगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जो चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 2 है वो सिर्फ चार्ज को रेस्ट में रहने की बात करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, चार्ज को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराते हैं। तो चार्ज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर ही रहा था, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। लिख लेंगे ELE, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। और इस समय क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। और चैप्टर नंबर 3 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक जो भी बात करनी है हम लोग को किस में करनी है, चार्ज को मूव कराने के बारे में बात करनी है। इस समय एक्सेलरेशन कितना होता है, 0, क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अब अगला होता है कि चार्ज ऐसे मूव करे कि वेलोसिटी क्या हो, 0 ना हो, कुछ एक्सेलरेशन हो, सॉरी एक्सेलरेशन 0 ना हो, कुछ एक्सेलरेशन उसके पास हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, चार्ज एट एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब मोशन में है लेकिन एक्सेलरेशन भी है उसके पास कुछ, तो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और उसके बाद क्या होगा, रेडिएशन भी होगा। और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, जहां हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट्स के कंपोनेंट पढ़ेंगे, कॉस्मिक रे, एक्स रे, विजिबल रे, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तब हम लोग जानेंगे कि उस समय जो चार्ज है वो क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज किसके बारे में, कि हम लोगों को पढ़ना क्या है आगे चैप्टर नंबर 8 तक, ठीक है। स्टडी ऑफ चार्ज करना है, ठीक है। और उसको क्या बोला गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला गया। अब सीखते हैं कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैट एक ऐसा कंडीशन है जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, ठीक है। चलिए एक मिनट, हाँ चलिए अब यहाँ बात करेंगे क्या होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, अब हम बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, अब सिंपल सोचिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है। सिंपल सोचिए, मेरे पास चार्ज है, ठीक है, चार्ज के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो रेस्ट में होता है चार्ज को मूव करा देंगे तो उसके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। तो एक चार्ज क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से क्या होता है, कोई बॉडी के पास इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। या फिर एक तरीका और है जिससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि इसको चार्ज को, क्या कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरे किसी सब्सटेंस को, जैसे मान लो नेगेटिव चार्ज है कोई दूसरा सब्सटेंस या फिर दूसरा सब्सटेंस कोई पॉजिटिवली चार्ज है, तो या तो दूसरे सब्सटेंस क्या करेगा, रिपेल करेगा, दूर भेजेगा, या तो दूसरे सब्सटेंस को खींचेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की जिसकी वजह से वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है दूसरे सब्सटेंस से, ठीक है, एकदम क्लियर। अच्छा, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट क्या है, कूलम, क्या है, कूलम, ठीक है। अब देखो एसआई यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट के पूछे क्या होता है, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होता है क्या, स्टेट कूलम, क्या होता है, स्टेट कूलम, इसको क्या बोलते हैं, ESU भी बोलते हैं। और 1 कूलम में
3 × 10⁹ ESU होता है, ठीक है। और इसकी एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं EMU यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या फिर इसको बोलते हैं एब कूलम, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होती है 1 कूलम की, वो 10 AB कूलम के बराबर होती है, 10 AB कूलम के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब अगले एक लाइन लिखा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। चार्ज पार्टिकल तभी बन सकते हैं जब हम किसी एटम की न्यूट्रलिटी को भंग कर दे, डिस्टर्ब कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कोई एटम दिया हुआ है, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये एटम क्या है, न्यूट्रल। अब यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, अबे चार्ज है, लेकिन भाई जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है, नेगेटिव। मतलब जितना इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उतना ही क्या है इसके पास, प्रोटॉन है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर किसी बॉडी से हम लोग इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, सपोज करिए मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रोटॉन बढ़ गया मतलब पॉजिटिव बढ़ गया, मतलब नेट चार्ज जो ये सिस्टम के साथ कितना आ गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मतलब जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन रिमूव करा तो जो न्यूट्रल बॉडी थी वो चार्ज हो गई, ठीक है। वो भी कैसी चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और अगर हम लोग देंगे चार्ज इज गिवन, या फिर इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन इज गिवन, अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है, मतलब इस पे नेट चार्ज कितना आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो सिंपल सोचिए, अगर हम लोग किसी बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं या तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर देंगे तो क्या होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करेंगे, निकालेंगे, तो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में जो पहला लाइन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्ज क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल बात, प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड प्लस माइनस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अपोजिट नेचर अट्रैक्ट, सेम नेचर रिपेल, सिंपल। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बोल रहा है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसमें क्या लिखा हुआ है कि टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। अब एग्जांपल में देखो, ये हमारे पास एक रेड कलर की बॉडी दी हुई है। इस रेड कलर की बॉडी पे सपोज करो A B C and D 4 पॉइंट है, और पहले पॉइंट पे 4 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, B पॉइंट पे 5 कूलम चार्ज है, और ये सपोज करो 4 कूलम चार्ज है। तो अगर मुझे इस बॉडी पे नेट चार्ज निकालना है, what we want to find out is नेट चार्ज, ठीक है, नेट चार्ज। तो अगर नेट चार्ज फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, अलजेब्रिक सम, क्या करूंगा, अलजेब्रिक सम कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने वेक्टर एडिशन नहीं लगाना है, क्या करना है, अलजेब्रिक सम कर देना है। तो नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करूंगा, 4 -3 +5 एंड +4। नेट कितना आ गया, 9 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 13 -3 कितना हो जाएगा, 10 कूलम। तो नेट चार्ज निकालने के लिए मैंने क्या किया, नॉर्मल अलजेब्रिक सम कर दिया। इसका मतलब जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है, तो चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। याद रखना है कि चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेट चार्ज निकालने के लिए डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, हम लोग सीधे उसकी वैल्यू देख रहे हैं और उसका अलजेब्रिक सम कर देते हैं नेट चार्ज निकालने के लिए। दैट इज व्हाई चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है, ठीक है। अब आपको ये बात पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, चार्ज इज कंजर्व्ड। अगला प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है कि चार्ज कंजर्व होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि इन एन आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दैट मींस टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। बोल रहा है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम में, अब यहाँ पे आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, अब यहाँ पे देखिए आपने सीखा होगा कि आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है कि मेरे पास एक बॉडी है या फिर एक सिस्टम है, उसको आइसोलेटेड तभी बोलेंगे जब सराउंडिंग से सिस्टम पे कोई इंटरेक्शन ना हो, ना ही मास का इंटरेक्शन हो, ना ही एनर्जी का। अब सिंपल देखो ना, अगर मास का इंटरेक्शन नहीं है तो जो एटम है उसी के पास तो मास होता है, ठीक है। और एटम के पास क्या होते हैं, चार्ज भी होते हैं। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि जिसके पास मास, जो अगर मान लो कि मास का इंटरचेंज नहीं हो रहा है, मास का क्या होता है, इंटरकन्वर्जन नहीं हो रहा है, किसमें, सराउंडिंग और सिस्टम में, तो क्या चार्ज का होगा, उसका भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कि अगर मेरे पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम दिया हुआ है,
ठीक है। तो उसमें से ना हम चार्ज निकाल सकते हैं ना उसको चार्ज दे सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका हम लोग टोटल चार्ज क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। क्या होगा, हमेशा कंजर्व होगा, याद रखिएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन बन सकता है, देखिए क्या बन सकता है। मेरे पास एक सिस्टम दिया हुआ है, इसमें सपोज करिए 3 ग्रुप्स है, एक ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए के पास है 4 कूलम, बी के पास है 3 कूलम, इसके पास है -5 कूलम। इसमें क्या हुआ, कुछ इंटरेक्शन हो गया, आपस में इंटरेक्शन हो सकता है, कुछ इंटरेक्शन हो गया। अब कुछ इंटरेक्शन होने के बाद क्या हो गया, जो ए है उसके पास जो चार्ज हो गया वो गया 3 कूलम, बी है उसके पास चार्ज हो गया, वो गया -4 कूलम। अब बोल रहा है कि सी के पास चार्ज कितना होगा बताइए। तो मैंने बोला था कि चार्ज जो होगा उस सिस्टम का कभी चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जितना पहले होगा टोटल तो कितना होगा 4 + 3 - 5 दैट इज इक्वल टू कितना 2 कूलम। तो ये इतना ही क्या होगा, बाद में भी होगा। तो 3 - 4 प्लस ऑफ x मान लीजिए इसको, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, इधर आ जाएगा -1 प्लस x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 कूलम, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 कूलम, ठीक है। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे क्या दिया हुआ है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या दिया है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब इसका मतलब हम लोग चार्ज को भी क्वांटाइज कर रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एनर्जी को, जो लाइट की एनर्जी है उसको फोटॉन्स में डिवाइड किया था, फोटॉन्स क्या होते हैं, क्वांटा ऑफ एनर्जी फॉर लाइट। वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्वांटा होते हैं, किसके, चार्ज के। जैसे जैसे देखो, जैसे ये लाइट है, तो लाइट का जो एनर्जी है उसके पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पैकेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। वैसे ही जब हम लोग चार्ज से डील करते हैं तो चार्ज के लिए क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। तो बोल रहा है कि द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकन एज द क्वांटा ऑफ चार्ज, ठीक है। और ऊपर लाइन क्या बोल रहा है, इसके बाद पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर। मतलब एग्जिस्ट का मतलब क्या बोल रहा है कि जो स्टेबल है, इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे देखिए क्या स्मॉलेस्ट चार्ज बोला है, क्या इससे छोटे चार्ज पॉसिबल नहीं है, इलेक्ट्रॉन से छोटे चार्ज। तो हाँ, इससे भी छोटे चार्ज पॉसिबल हैं, जैसे कि क्वार्क, ये पॉसिबल है। दो टाइप के क्वार्क होते हैं, एक अप क्वार्क होता है और एक क्या होता है, डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 2/3e, मतलब 2/3, 2/3e, और ये होता है 1/3e। इलेक्ट्रॉन छोटा है, देखो इसका इलेक्ट्रॉन का थर्ड पार्ट है, ये इलेक्ट्रॉन का सेकंड पार्ट है, दो पार्ट है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन से छोटे हैं, लेकिन तभी भी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज नहीं बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो क्वार्क होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होने की वजह से हम इसको क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज नहीं मानते। अब यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन को क्वांटा माना गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। इसीलिए क्या बोला गया कि किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज होगा, किसी भी बॉडी पे जो नेट चार्ज Q होगा, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। Q इज इक्वल्स टू एन, मतलब n क्या होना चाहिए, ये जो n, ये क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर नहीं है तो जो Q की वैल्यू है वो चार्ज हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं कि क्या 1.6 × 10⁻⁻12 को चार्ज कंसिडर कर सकते हैं कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखिए जैसे मान लो मैंने क्या बोला, Q की वैल्यू क्या थी, Q की वैल्यू मैंने रख दी 1.6 10⁻⁻12 दिया है मैंने ना। अच्छा, अब मान लो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी Q/E होगा। अब Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 10⁻⁻12 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻90, ठीक है। 1.6 से 1.6 कैंसिल, 10⁻12 प्लस ऑफ 19 दैट इज इक्वल्स टू कितना, 10⁻7। 10⁻7 मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यही तो है। इसका मतलब क्या है, 1 करोड़। हाँ 1 करोड़ इसे इंटीजर ना, हाँ इंटीजर तो है, मतलब ये क्या चार्ज है, हाँ इसको चार्ज हम लोग कंसिडर करेंगे। तो देखिए कोई वैसे क्वेश्चन है जिसमें चार्ज के बारे में पूछे कि हम इसको चार्ज मान सकते हैं या नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग n की वैल्यू निकालेंगे। अगर n की वैल्यू इंटीजर है इसका मतलब क्या है, वो चार्ज है, अगर नहीं है मतलब चार्ज नहीं है, ठीक है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है चार्ज की वो क्या है, इनवेरिएंट, इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी की। मतलब चार्ज जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बस इतना समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है जिसका मास m0 है,
तो m नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी का रेस्ट मास, ठीक है। और इस बॉडी को अगर मैंने वेलोसिटी v दे दी तो इस बॉडी का मास क्या होता है, चेंज होता है बाय द रिलेशन m इज इक्वल्स टू m नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइड बाय c स्क्वायर, इससे चेंज होता है, ठीक है। तो मतलब मास जो होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, बस हमको ये पता करना है, ठीक है, या फिर पता रहना चाहिए। ये बोल दिए कि ये प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की, ठीक है। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा बेसिक प्रॉपर्टी जो चार्ज की होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स की, ठीक है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। बोल रहा है कि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो कंडक्ट कराते हैं क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, मेटल, ह्यूमन, एनिमल बॉडीज, अर्थ, सब क्या है, कंडक्टर है। इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर आर द सब्सटेंस व्हिच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो अलाउ नहीं करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों भैया, क्योंकि इनके पास क्या होता है, लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं एकदम, ठीक है। एग्जांपल क्या है, प्लास्टिक एंड नायलॉन, ठीक है। एक और होता है, क्या होता है, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इसके पास क्या होता है, जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्ट करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ठीक है। एग्जांपल क्या है इसका, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, ये क्या है, सेमी कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कि किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें, हाउ कैन वी चार्ज टू बॉडीज, या किसी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहला मेथड है चार्ज बाय फ्रिक्शन। अब बोल रहा है कि किसी दो बॉडी को चार्ज करेंगे तो हम लोग उसको रब करेंगे, फ्रिक्शन में करते हैं, रब करते हैं। व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, electrons of atom transfer from one body to other making one body positive charge and another body negative charge। इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर मान लीजिए दो बॉडी है A एंड B, ठीक है, इन दोनों बॉडीज को मैंने रब करा। अब रब करूंगा तो क्या होगा, सपोज करिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो A से B की तरफ मूव कर गए, A से B की तरफ मूव करे, इसका मतलब B पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये B क्या हो गया, B हो गया नेगेटिवली चार्ज, और A के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ठीक है, बस क्लियर होना चाहिए कि क्या हो रहा है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर रही है, जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, या फिर जो दे रहा है उसे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, याद रखिएगा एक और बात, जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल इसमें कि कॉम्ब को हम लोग क्या करते हैं, हेयर पे जब क्या रब करते हैं, हेयर पे जब रब करते हैं, ठीक है, तो कॉम्ब क्या होता है, जो कॉम्ब होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, इलेक्ट्रिकली एक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकली एक्टिव होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल। अब यहाँ पे एक और बात समझने वाली है कि जो ये चार्ज बाय फ्रिक्शन है वो सिर्फ हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इंसुलेटर को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो चार्जिंग का प्रोसेस है वो हम लोग इंसुलेटर्स को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है हमारे पास, चार्ज बाय कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से, फ्लो की वजह से। कंडक्शन का मतलब क्या होता है, फ्लो करना, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना या किसी चीज का फ्लो। ठीक है, तो देखिए कंडक्शन के लिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है, फिजिकल कांटेक्ट। ठीक है, अगर देखिए मेरे पास दो बॉडी है, वही ए और दूसरा बी बॉडी। ठीक है, ठीक है, सपोज करिए इसके पास क्यू चार्ज है, इसके पास जीरो चार्ज है, मतलब क्यू चार्ज है इसके पास, क्या है इसका मतलब ये है कि इसके पास हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज है, ये बोल सकते हैं क्या है इसके पास, हाई कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज है, और इसके पास जीरो है, इसका मतलब क्या है, इसके पास लो कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस की वजह से, कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से, जैसे डिफ्यूजन में होता है हाई से लो का मूवमेंट होता है, वैसे यहाँ पे क्या होगा, जब अगर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एक फिजिकल कांटेक्ट से जोड़ देंगे, फिजिकल कांटेक्ट से जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। ठीक है, चार्ज का फ्लो बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का, हाँ इलेक्ट्रॉन का ही फ्लो होगा, लेकिन अभी यहाँ पे चार्ज का फ्लो बोलते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए, तो मतलब Q/2 Q/2 ना हो जाए। या वैसे मुझे यहाँ पे शब्द पोटेंशियल इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अभी आप पोटेंशियल से उतने आप मेरे ख्याल से मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी मैं बताया नहीं हूँ पोटेंशियल के बारे में, तो इसलिए मैं अवगत नहीं कराना चाहता उसके बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये कब तक अपना फ्लो कराएंगे, जब तक दोनों के पास कंसंट्रेशन क्या हो जाए, सेम ना हो जाए, तब तक ये फ्लो कराएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, सेपरेट कर देते हैं। अब इसमें एक रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ऐसा तभी होगा
ऐसा तभी होगा जब शेप एंड साइज जो होगा वो आइडेंटिकल होगा सब्सटेंस का। जो भी ये ए और बी लिया गया है, इसका अगर शेप और साइज आइडेंटिकल नहीं है, सेम टाइप का नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि Q/2 मतलब इक्वल कंसंट्रेशन दोनों एक्वायर नहीं कर पाएंगे। बस हमको ये याद रखना है। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि शेप एंड साइज आर आइडेंटिकल। ठीक है, बस इतना याद रखना। ठीक, अगला अगला है चार्ज बाय कंडक्शन। देखो पिछले जो कंडक्शन में हम लोग फिजिकल कांटेक्ट लगाते हैं, तो क्या हम विदाउट फिजिकल कांटेक्ट के किसी दूसरे बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते? हाँ कर सकते। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, अभी ये बॉडी न्यूट्रल थी, फिर क्या हो गई, कंडक्शन की वजह से चार्ज हो गई। लेकिन अगर मान लो कि एक बॉडी यहाँ रखा हुआ है, ठीक, ये क्या है, चार्ज है, सपोज करो प्लस चार्ज है, और एक बॉडी यहाँ पे रखा हुआ है वो जो क्या है, न्यूट्रल है, अभी न्यूट्रल बॉडी। ठीक, तो क्या हम विदाउट कांटेक्ट हम इन दोनों को नहीं, न्यूट्रल बॉडी को क्या चार्ज कर सकते हैं? बस हमको ये पता करना है। तो इसमें क्या होता है, इंडक्शन होता है। इंडक्शन क्या है? इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच अ चार्ज बॉडी कैन यूज टू क्रिएट अदर चार्ज्ड बॉडी विदाउट टचिंग देम और लूजिंग इट्स ऑन चार्ज। मतलब इसका जो चार्ज है वो खत्म नहीं होगा, लेकिन ये इस न्यूट्रल बॉडी पे क्या करेगा, चार्ज को प्रोड्यूस कर देगा। अब कैसे करेगा, देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल बॉडी में भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे, ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे करेगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या करेगा, एक साइड पे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सिंपल बात है ना, फंडा क्या है कि अट्रैक्ट करते हैं सब नेगेटिव चार्ज को, तो अपनी तरफ नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, तो एक साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आके एक्यूमुलेट कर जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से एकदम अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, मिनिमम रिपल्शन के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, ग्राउंडिंग कर देंगे। अब ग्राउंडिंग कर देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये जो बॉडी है हम इसको हटाएंगे, ग्राउंडिंग से हटा देंगे। अब ग्राउंडिंग से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस बॉडी में जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरा फैल जाएगा। मतलब एक न्यूट्रल बॉडी को हम लोगों ने विदाउट टच करे क्या कर दिया, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। मतलब इन दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, ए और बी में कोई कांटेक्ट नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, चार्ज बाय इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या करता है, तो सिंपल सोचिए, कूलॉम्स लॉ हमको बोलता है दो चार्ज के बीच के फोर्स के बारे में, कि आखिर ये जो दो चार्जेस है इनके बीच का फोर्स कैसा हो। तो बोल रहा है इट स्टेट्स द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों चार्ज होने चाहिए वो कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करिए हमारे पास Q1 है, ये हमारे पास Q2 और दोनों है पॉइंट चार्ज। व्हाट इज पॉइंट चार्ज, हमारा सवाल आता है व्हाट इज पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो देखिए पॉइंट चार्ज को मैं सिंपल बताऊं तो पॉइंट चार्ज एक ऐसे चार्ज है जिनका जो सारा चार्ज है वो एक पॉइंट पे एक्यूमुलेटेड है, एक छोटे से पॉइंट पे एक्यूमुलेटेड है, ठीक है। और किसी भी बड़े चार्ज को, जैसे मान लीजिए कोई स्फीयर है, बहुत बड़ा स्फीयर है, इसको भी हम लोग पॉइंट चार्ज मान सकते हैं जब हम इसको ऑब्जर्व करें बहुत दूर से खड़े होके इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये कैसा दिखेगा, बहुत छोटा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं फुटबॉल ग्राउंड पे हूँ सपोज करिए, और एक फुटबॉल मैंने यहाँ रख दी एकदम बीच में फुटबॉल ग्राउंड पे, और यहाँ से कॉर्नर जाके देख रहा हूँ, तो वो फुटबॉल कैसे दिखाई देगा, एक पॉइंट की तरह दिखाई देगा, क्योंकि फुटबॉल बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व बहुत दूर से कर रहे हैं, इसीलिए वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मैं उस फुटबॉल को चार्ज दे दूं तो वो कैसा बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पॉइंट चार्ज का मतलब समझ में आ गया होगा कि पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका सारा चार्ज एक पॉइंट पर एक्यूमुलेटेड हो, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं कि होल चार्ज इज accumulated at a single point। और एक और बात, and a very heavy and big object with having charge is also, या फिर can also considered as point charge। मतलब इनको भी हम लोग पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं, कब, when we observe them from very far distance। तो ठीक है, मैंने आपको समझा दिया ये बात,
ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। अब आते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, ठीक है। चलिए, तो कूलम्ब्स लॉ क्या बोल रहा है भैया कि दो चार्ज हैं जो पॉइंट चार्ज है। दोनों चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज। सपोज करो क्या है, Q1 है और ये Q2 है। तो इट स्टेट्स द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो और दोनों चार्ज कैसे होने चाहिए? पॉइंट चार्ज। अब जो बोल रहे हैं वो फोर्स क्या हो, तो फोर्स बोल रहा है पहला क्या है कि जो फोर्स हो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज। मतलब फोर्स क्या हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो किसके? Q1 और Q2 के, ठीक है। फिर दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा बोल रहा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन देम। सपोज करिए इन दोनों के बीच का सेपरेशन r है, तो ये भी बोल रहा है कि जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1/r² होना चाहिए। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये क्या कर रहा है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग मतलब जिस लाइन से हमने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया है उसी के अलोंग लाएंगे। अगर सपोज करिए इन दोनों का Q1 एंड Q2 का अगर मान लीजिए नेचर सेम है, मतलब दोनों मान लीजिए पॉजिटिव या दोनों मान लो नेगेटिव है, तो Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा? बाहर की तरफ, क्योंकि ये बाहर की तरफ क्या करेगा? उसको भेजेगा, ढकेलेगा ना, उसको रिपेल करेगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। और वैसे ही Q1 पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। और इधर ये जो है Q2 जो है Q1 को ढकेलेगा, क्योंकि चार्ज के जो नेचर है वो क्या है? सेम है। और याद रखिएगा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के ही अलोंग लग रहा है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इनका ये जो फोर्स होते हैं क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं मीडियम पे, ठीक है, इन विच दे आर प्लेस्ड। जैसे मान लीजिए कि वाटर में दो चार्ज को रख दिया, तब हम लोगों ने फोर्स निकाला, तो उस फोर्स की वैल्यू अलग आएगी, और जब एयर रखेंगे तो उसकी वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है कि वो क्या करता है? सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, हम लोग को उसके पाथ पे डिपेंड नहीं करना है। सपोज करिए मैंने इन दोनों चार्ज की बात की थी, ये दोनों ऐसे चार्ज दिए हुए हैं Q1 Q2, ठीक है। अब सपोज करिए जो Q2 है वो यहाँ से यहाँ आ गया इस पोजीशन पे, तो हमको इसके रास्ते से कोई मतलब नहीं है, इधर से भी आए, बस यहाँ पहुंचना चाहिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमको बस इन दोनों के फोर्स का डिफरेंस ले लेना है, ठीक है। तो बस इतने रखो अभी, ये दोनों कैसा फोर्स है? ये जो फोर्स है कूलम्ब्स लॉ के द्वारा जो फोर्स जनरेट हुआ है वो कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इरेज कर लूँ मैं, वेट। पॉइंट चार्ज आई थिंक आप लोगों ने लिख लिया होगा पॉइंट चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन क्या है? तो पहला इक्वेशन है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, फर्स्ट इक्वेशन। द सेकंड वन इज व्हाट? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², एज सेकंड इक्वेशन, ठीक। दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। F की जो वैल्यू कितना आएगी? K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय r², ठीक है। व्हाट इज K हियर? इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। जो K की वैल्यू होती है, K की वैल्यू, K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन m, ठीक है। एप्सिलॉन m, यहाँ पे एप्सिलॉन m का मतलब होता है ये जो है EM, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होता है अभी पढ़ेंगे, ठीक है। K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और K की वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई EM। EM यहाँ पे एप्सिलॉन m बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन m फॉर मीडियम। और अगर मान लीजिए कि ये जो दोनों चार्ज रखे हुए हैं एयर में रखे हुए हैं, तो K की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/4 पाई, याद रखिए एयर में रखे हुए हैं तब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। और इस पूरे की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 × 10⁹, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये होती है। और ई नॉट, अगर मान लीजिए कोई बोले कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, इतनी होती है। तो आपको ये सब वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे मतलब कर भी सकते हैं याद,
इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस छोटी छोटी बातें याद रखिए, छोटी छोटी बातें याद रखेंगे तो बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। चलिए, तो व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब हमको पढ़ना है व्हाट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो परमिटिविटी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ परमिट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मीडियम टू रिड्यूस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ड्यू टू इंटरनल इंटरेक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास दो चार्ज है, Q1 है और सपोज करिए कि हमारे पास Q2 है, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों का नेचर सेम है, तो नेचर सेम होने की वजह से क्या होगा, जो Q2 पे फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, क्या हो जाएगा F(2) ड्यू टू 1, ठीक है, इधर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मेरे पास कोई मीडियम बीच में रखा हुआ, तो मीडियम के में क्या होंगे, मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब मीडियम के मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे होंगे, ठीक है। अब मीडियम के मॉलिक्यूल्स को ऐसे हैं, सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास Q1 और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव है तो इसके बगल में ये क्या क्रिएट होगा, इंडक्शन की वजह से नेगेटिव, और इसके साइड में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। देखो मैंने किया था अभी, वैसे ही ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। वैसे ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक उल्टा फोर्स जनरेट हो जाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है, इंटरनली। तो नेट फोर्स क्या होगा, देखो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक इधर जनरेट हो गया है, तो नेट फोर्स में कुछ कमी आ जाएगी, हाँ आ जाएगी यार। जैसे मान लो कि 10 इधर लग रहा है, 2 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स किधर है, इधर ही है, लेकिन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। तो वही बोल रहा है कि इंटरनल इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल है वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो अभी यहाँ पे पढ़ते हैं परमिटिविटी के थोड़े बारे में। परमिटिविटी होता क्या है, तो ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक चीज करा दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक मिनट रुक जाइए। परमिटिविटी है ना, चलिए तो परमिटिविटी में देख लीजिए, वेट, तो परमिटिविटी अब यहाँ पे देखिए, परमिटिविटी में थोड़ा मैं बात बताना चाहता हूँ, वो भी देख लीजिए। अभी मैंने बताया कि F की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, K(Q1 Q2) डिवाइड बाय R² होती है कि नहीं, ये तो किया था ना, हाँ ये किया था। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं K की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/4πε(m) Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। अब ये सपोज करिए ये जो सारी वैल्यू है कांस्टेंट हो गई, तो जो फोर्स होगा क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, EM के, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के। इसका मतलब फोर्स बढ़ाएंगे तो परमिटिविटी क्या होगा, घटेगा, और फोर्स घटाएंगे तो परमिटिविटी क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल, या फिर उल्टा बोल सकते हैं कि परमिटिविटी अगर ज्यादा होगा तो फोर्स उस मीडियम में कम होगा, और परमिटिविटी अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगा, उस मीडियम में ज्यादा होगा। ये बोल सकते हैं ना, ऐसे लिख लो कि परमिटिविटी अगर ज्यादा है तो फोर्स क्या है, कम है, अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स क्या है, ज्यादा है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास 4 ई नॉट की जो वैल्यू होती है, ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर, क्या होता है, फ्री स्पेस या है। इस समय जो वैल्यू होती है ई नॉट की वो क्या होती है, सबसे कम होती है, मिनिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जब एयर में हम लोग फोर्स निकालते हैं तो वो क्या निकलता है, मैक्सिमम निकलता है, ठीक है, याद रखिएगा। ई नॉट की वैल्यू मिनिमम होती है, इसलिए जब हम लोग फोर्स निकालते हैं एयर में तो उस समय कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम फोर्स निकाल पाते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करिए अगर हमको EM ज्यादा करना है, ठीक है, ई नॉट से, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ मीडियम क्या होगा, कम होगा F0 से। F0 मतलब फोर्स इन एयर, EM की वैल्यू मतलब मीडियम की परमिटिविटी हमेशा परमिटिविटी ऑफ फ्री से ज्यादा होगी, फ्री स्पेस से ज्यादा होगी, और फोर्स इन मीडियम जो होगा हमेशा कम होगा ड्यू टू फोर्स इन एयर। अब कितना कम होगा वो पता करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, तो सबसे पहले उससे पहले पढ़ते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी मतलब किसी फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा जो मीडियम है वो कितनी परमिटिविटी शो कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। तो इसको क्या लिखा गया, इट इज द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। इसका मतलब ये इसको ऐसे लिखते हैं ER, या फिर इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K की वैल्यू ऐसी होती है, तो लिख लीजिएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसको बोलते हैं, या फिर ER मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस E0, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये है कि जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी ऑफ एयर के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है वही हमको ये बताना है, ठीक है। अब परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर की बात करें, वाटर,
तो ये होता है 81। इसका मतलब ये है कि जो परमिटिविटी ऑफ वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 81 टाइम्स ज्यादा घटा रहे हैं किसको, फोर्स को। ठीक है, अभी कैसे प्रूफ करेंगे, ईएम की ईयर की वैल्यू कितनी, ईएम बाय ई नॉट इज इक्वल्स टू 81 एंड व्हाट इज ईएम, तो ईएम या फिर ईडब्ल्यू लिख लो, कितना आ जाएगा 81 इंटू ई नॉट। ठीक है, तो 81 टाइम्स है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज 81 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मतलब होगा। ठीक है, तो आई होप आप परमिटिविटी के बारे में भी समझ गए होंगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जो परमिटिविटी होता है हमारे मेटल का, परमिटिविटी ऑफ मेटल वो होता है 0। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ मेटल इज 0, इसीलिए उस समय फोर्स कितना आता है, सॉरी परमिटिविटी ऑफ मीडियम मेटल इज इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी होती है, जो परमिटिविटी होती है कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी, इसीलिए फोर्स कितना आता है, 0 आता है। अगर दो चार्ज है, दोनों के बीच, दोनों मेटल के अंदर है, सपोज करिए मेटल में है Q1 Q2 मेटल के अंदर, दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि जो मेटल है वो इनफाइनाइट परमिटिविटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बस इतना समझ लीजिए, आगे चलता है। आई क्या दिया हुआ है, रिलेशन बिटवीन फोर्स इन एयर एंड फोर्स इन मीडियम। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास क्या है, हमारे पास दो चार्ज है Q1 एंड Q2। अब क्या बोलते हैं, दोनों का सेपरेशन R दिया हुआ है और दोनों कहाँ रखे हुए हैं, दोनों अभी रखे हुए हैं एयर में। ठीक है, मतलब फ्री स्पेस में रखे हुए। ठीक है, दूसरी बार क्या किया गया है, दूसरी बार क्या किया गया है कि दोनों को एक मीडियम में रखा गया है, तो मीडियम का ईएम होगा, आपको पता ही है, और एयर कितना होगा, ई नॉट होगा, परमिटिविटी, और ये तो सेम है। तो बोल रहा है कि फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फोर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस समय फोर्स कितना होगा, देखो थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, तो देखिए, तो फोर्स कितना होगा भैया, ये फोर्स होगा, फोर्स इन एयर एफ नॉट लिखते हैं, तो एफ इजिकल टू कितना हो जाएगा, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब के ना लिख के क्या करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। वैसे ही एफ एम लिखते हैं, फोर्स इन मीडियम, कितना हो जाएगा 1/4 पाई ई एम Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अभी भी डिस्टेंस क्या है, दोनों का सेम। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट डिवाइड बाय एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल, Q1 Q2 ये दोनों सब कैंसिल, सब कैंसिल। ठीक है, ये क्या बचा, ऊपर बचा है 1/ε0, ये हो जाएगा 1/em, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे, तो ये हो जाएगा em/e0। अब em की वैल्यू, em/e0 क्या होता है, तो आपको पता होगा em/e0 क्या होता है, तो em/e0 होता है er के बराबर, रिलेटिव परमिटिविटी के बराबर या फिर k के बराबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो fm की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सॉरी f0 डिवाइड बाई fm की जो वैल्यू होगी वो k हो गई। इसका मतलब जो fm की वैल्यू निकालेंगे वो कितना आ जाएगा, f0 डिवाइड बाई k। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स इन मीडियम होगा वो उतने टाइम्स, जितना उसका रिलेटिव परमिटिविटी है मीडियम का, उतने टाइम्स फोर्स को घटा देगा विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस कम कर दिया, बढ़ा दिया, तो कॉन्सेप्ट सेम है, बस ये लगाइएगा। ठीक है, आगे जाके चलिए अब आगे बात करते हैं नल पॉइंट का। व्हाट इज नल पॉइंट, नल पॉइंट क्या होता है, तो लिखेंगे व्हाट इज नल पॉइंट, इट इज अ पॉइंट वेयर अ चार्ज कैन बी प्लेस्ड ऑन अ लाइन ऑफ जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज टू मेक द सिस्टम ऑफ चार्ज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसका मतलब ये कि सपोज करिए मेरे पास दो चार्ज दिए हुए हैं, ये मान लीजिए Q1 है, ये हमारे पास Q2 है, इन दोनों की लाइन ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो ऐसी है, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है, अब बोल रहा है कि जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है, उस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे एक पॉइंट ऐसा है जहां पे हम लोग किसी चार्ज को पुट कर दे तो नेट फोर्स जो है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, या फिर अगर किसी चार्ज को उस पॉइंट पे पुट कर दे जो पूरा सिस्टम हो जाए वो किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में हो जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे कि जो पॉइंट है वो क्या है, नल पॉइंट है। ठीक है, अब नल पॉइंट निकालना सीखते हैं, चलिए अच्छे बच्चों की तरह सीखेंगे व्हाट इज नल पॉइंट का निकालने का तरीका। ठीक है, चलिए अब नल पॉइंट निकालते हैं। तो देखो यहाँ से नल पॉइंट निकालने के लिए जैसे मान लीजिए कि हम क्या कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक Q चार्ज है, यहाँ पे एक 4Q चार्ज है। ठीक है, इसको Q को थोड़ा इरेज कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लो, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है इसलिए करा रहा हूँ मैं। ठीक है, Q कर लो, ठीक है, इसको 4Q कर लो और लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ये बना लो। अब चेक करेंगे,
कि कहाँ नेट फोर्स जीरो हो सकता है। अब दोनों का नेचर सेम है, दोनों का नेचर पॉजिटिव है सपोज करिए, तो तीन एरिया है, या तो यहाँ जीरो हो जाए, या तो इन दोनों के बीच में जीरो हो जाए, या तो यहाँ जीरो हो जाए। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस वाले पे चेक करते हैं, किस वाले पे, इस वाले पे, इस वाले पे चेक करेंगे तो क्या होगा, इस क्यू की वजह से इस पे क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे एक चार्ज क्यू रख दिया जाए तो इसको क्या करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, इधर ही फोर्स आएगा, तो एफ ड्यू टू 1 लिख देते हैं, F1। और 4 क्यू के से निकालेंगे तो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में रिपेल ही करेगा, तो उसको बाहर भेजेगा, धकेलेगा, तो F2 की वैल्यू भी उसी डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स यहाँ होना तो पॉसिबल जीरो नहीं है। इस साइड में चेक करते हैं, 4 क्यू की वजह से क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ F2, और क्यू की वजह से भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि रिपेल करेगा, अगर मान लो यहाँ चार्ज क्यू रखते हैं तो ये भी यहाँ पे भी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, कुछ तो वैल्यू आएगी कि जोड़ना है। लेकिन बीच में चेक करते हैं, तो बीच में क्यू क्या करेगा, क्यू इधर ढकेलेगा F1, और 4 क्यू जो है वो इधर ढकेलेगा। तो यहाँ पे चांस बन सकता है, क्या बन सकता है चांस, कि अगर F1 और F2 की वैल्यू बराबर हो जाए तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हो जाएगा जीरो। तो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, तो समझिएगा, दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस L है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये डिस्टेंस सपोज करिए x, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स, और इस पॉइंट पे अगर रख दीजिए एक चार्ज Q को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करिए, F1 F2 को बैलेंस कर दीजिए, तो करिए बैलेंस। तो व्हाट इज F1, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वजह से निकालना है ना F1, इसके और इस पे, तो ये हो जाएगा Q मतलब Q डिवाइड बाई कितनी वैल्यू, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, Q इंटू 4Q डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब Q से ये Q कैंसिल, कि यहाँ पे 4Q था ना, ये कैपिटल Q ले लो, कैपिटल Q से कैपिटल Q कैंसिल, Q से ये Q कैंसिल। ठीक है, चलिए यहाँ पे K से भी K कैंसिल, तो 4 बचा है, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा, इसको इधर लेते आइए, तो क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट टू को लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस टू, एक बार प्लस लेंगे तो प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, प्लस में लिया है ना 2x, तो 3x डिवाइड इज इक्वल्स टू L, x की वैल्यू कितनी आ गई, L/3, मतलब L/3 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और नेगेटिव पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, L माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x। ठीक है, तो x की यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा माइनस एक्स, उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल्स टू L, मतलब x की वैल्यू माइनस एल मतलब माइनस एल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो अभी जो हम लोगों ने वैल्यू x की मानी है वो उसके उल्टे डायरेक्शन में, तो उल्टे डायरेक्शन में तो है नहीं, यहाँ कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, तो ये जो वैल्यू होगी वो कभी पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने निकाल लिया कि जो नल पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, L/3 पे आएगा। अब कभी कभी सवाल आजकल ये भी पूछ रहा है ना कि ये बताइए जो Q चार्ज रखा हुआ है उसका नेचर क्या है, और नेचर के साथ बताइए कि उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। जो Q चार्ज, कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है उसका नेचर क्या है और उसकी वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ पे देखिए, अभी हम लोगों ने क्या रखा है, इसको Q रखा है, इसको क्या रखा है, 4Q रखा है, और बीच में अभी हम लोगों ने निकाला है कि x दूरी पर, और ये कहना है L माइनस एक्स दूरी है, इस x दूरी पर Q चार्ज को रखा था, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये जो पॉइंट है इस पे F नेट की वैल्यू कितनी आई थी, 0 आई थी, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया था। अब थोड़ा समझिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम होने का मतलब ये है, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम चेक करें नेट फोर्स कितना आएगा, 0, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट, तीनों में से किसी पॉइंट पे चेक करो, नेट फोर्स कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमको इस चार्ज का क्या निकालना है, नेचर निकालना है कि नेचर कैसा है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पे जाएंगे, या तो इधर चले जाइए या तो इधर चले जाइए, इधर एक पॉइंट पे जाके नेट फोर्स 0 कर दो। तो सिंपल देखो, इसकी वजह से, इस पर्टिकुलर चीज की वजह से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ, F1 मान लो, तो नेट फोर्स यहाँ 0 कब होगा, जब ये वाला चार्ज क्या हो, इधर की तरफ लगाए इस 4Q पे फोर्स, ये वाला चार्ज क्या करे, इधर की तरफ लगाए इस Q पे फोर्स, तभी नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो देखो यहाँ वही करेंगे, F1 इज इक्वल्स टू F2, और चूंकि अभी अट्रैक्ट कर रहा है पॉजिटिव चार्ज को, तो Q का नेचर कैसा होना चाहिए, Q का नेचर होना चाहिए नेगेटिवली चार्ज, या फिर अपोजिट चार्ज, ऐसे बोल सकते हैं कि अपोजिट ऑफ 4Q, तभी तो खींच रहा है उसको, अट्रैक्ट कर रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो KQ4Q डिवाइड बाई L स्क्वायर, डिस्टेंस L था, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L माइनस एक्स बाई 3, मतलब कितना है,
L/3 है ना, तो कितना हो जाएगा 2/3L, तो ये हो जाएगा K कैपिटल Q 4Q डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2/3L का होल स्क्वायर। ठीक है, 4Q से 4Q कैंसिल, K से K कैंसिल, Q बचा हुआ है इधर, और Q की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे इसको इधर भेज देंगे, तो कितना हो जाएगा Q डिवाइड बाय L स्क्वायर इंटू 2/3 का होल स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, L स्क्वायर थे L स्क्वायर कैंसिल, Q की वैल्यू कितनी आ गई 4/9Q। ठीक है, तो हम लोगों ने नेचर भी निकाल लिया और इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया। ठीक है, तो जो Q की वैल्यू है वो कितनी है एक्चुअली में कितनी है -4/9Q। ठीक है, अब एक सलाह देना चाहता हूँ, सलाह ये है कि अगर देखिए, अगर मेरे पास Q चार्ज दिए हुए हैं, दोनों Q चार्ज दिए हुए हैं, दोनों का नेचर अगर सेम है या दोनों पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव है, दोनों का नल पॉइंट क्या होगा, हमेशा दोनों के बीच में फाइंड होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों दो चार्ज दिए हुए हैं Q, ठीक है, दोनों का जो नेचर है, एक का नेगेटिव है एक का पॉजिटिव है, वैसे एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, मतलब अपोजिट नेचर के हैं, तो जो चार्ज होगा, ध्यान सुनिएगा, जो नल पॉइंट होगा हमको वहीं मिलेगा, मतलब बीच में नहीं मिलेगा, या तो इस साइड मिल सकता है। 3 रीजन थे ना, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन, तो तीनों में से कहीं मिल सकता है। तो जब चार्ज का नेचर सेम है तो सेकंड में मिल रहा है, जब चार्ज का नेचर डिफरेंट है तो क्या मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड में मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा, जिस चार्ज की वैल्यू छोटी होगी उसी साइड मिलेगा। सपोज करिए यहाँ पे Q रखा हुआ है, यहाँ पे -4Q रखा हुआ है, तो चार्ज किधर मिलेगा, Q के साइड, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा उसके साइड नल पॉइंट उधर ही मिलेगा। ठीक है, बस इतना एक सलाह था, तो आप लोग यूज करिएगा इसको एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से पहले एक बात हम लोग कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो लिख लीजिएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में देखिए ध्यान से, पहले मैं एक चीज बनाता हूँ, उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए मेरे पास ये एक्सिस दिया हुआ है, ये है एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस दिया हुआ है। ठीक है, और ये सपोज करिए हमारे पास दो चार्ज है। ठीक है, एक जो पहला चार्ज है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, पहला जो चार्ज है, ठीक है, उसका जो वेक्टर है वो है r1 वेक्टर, दूसरा जो चार्ज है उसका जो वेक्टर है वो कितना है, वो क्या है r2 वेक्टर। ठीक है, सपोज करिए जो पॉइंट A है, ये सपोज करो पॉइंट B है, ये इस पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, इस पे चार्ज Q2 रखा हुआ है। ठीक है, और अगर मान लीजिए मुझे Q2 पे फोर्स निकालना है Q1 की वजह से, तो किधर आएगा, इस तरफ आएगा, क्योंकि Q1 उसको ढकेलेगा Q2 को, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये वाला वेक्टर कौन सा लेंगे हम लोग, AB वेक्टर लेंगे निकालने के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए डिफरेंट हो जाए, मान लो Q1 पे फोर्स निकालने के लिए बोले तो किधर होगा, इधर की तरफ होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। तो इस समय कौन सा वेक्टर लेंगे, इस समय हम लोग ये वाला वेक्टर लेंगे, B से A की तरफ। तो हम लोग को दो वेक्टर निकालना है। सबसे पहले तो वेक्टर निकालिए, तो वेक्टर निकालने समय क्या करेंगे, ट्रायंगल लॉ लगाएंगे। ट्रायंगल लॉ मतलब, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ। ट्रायंगल्स लॉ क्या बोलता है कि जो r1 वेक्टर है, r1 वेक्टर, और उसमें हम लोग अगर AB वेक्टर जोड़ दें, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, r2 वेक्टर मिल जाएगा। अब इसमें क्या बोलता है ट्रायंगल लॉ, मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ सिंपल लैंग्वेज, कि अगर एक वेक्टर है, एक ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे है, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, A एंड B दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, तो अगर तीसरा वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में खींच दिया जाए, अपोजिट ऑर्डर मतलब देखो ऐसे घूमना चाहिए, कैसे, ऐसे ना, घूमना चाहिए ऐसे, तो ये देखो ये सेम ऑर्डर में लग रहे हैं, लेकिन ये क्या हो गया, ऐसे घूमना चाहिए ना, ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन घूम कैसे गया, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा R वेक्टर कितना, A प्लस B का। तो यहाँ भी वही हुआ है, क्या R1 इधर गया है, AB इधर गया, दोनों का क्या है, अभी सेम डायरेक्शन है। अब ये जो अपोजिट ले लिया है R2 को, तो इसलिए क्या हो गया, वेक्टर लॉ के हिसाब से, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से R1 प्लस AB वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर हो गया। तो AB वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 माइनस R1। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, R2 माइनस R1 का मॉड। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं भैया। अच्छा मान लो अभी मुझे BA वेक्टर निकालना पड़े, BA वेक्टर, तो BA वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। देखो AB वेक्टर क्या है, R2 माइनस R1, तो BA क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2। और BA का अगर मान लीजिए मुझे मॉड निकालने के लिए बोला जाए, मॉड मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड हियर, R1 माइनस R2 का मॉड।
और ये देखो एक बात बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड इन दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होगा ना। अबे भाई लेंथ तो दोनों का सेम ही है तो बराबर होगा। अब मान लो मैं यहाँ पे एक और बात करूँ कि ए बी का अगर मुझे कैप निकालने के लिए बोला जाए तो व्हाट इज द कैप। तो सिंपल सोचिए, कैप निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास ए वेक्टर है, इसका मुझे कैप निकालना है, तो कैप निकालने क्या करेंगे, ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ भी करेंगे ए कैप निकालना है तो ए बी कैप निकालना है, तो ए बी वेक्टर को ए बी के कैप से या फिर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। ए बी वेक्टर को ए बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वैसे ही बी ए का कैप निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ R1 माइनस मॉड ऑफ R2 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। मैं क्यों निकाल रहा था इसको थोड़ा समझिए। फोर्स निकालना है ना, फोर्स के पास क्या होता है, डायरेक्शन, और यूनिट वेक्टर क्या करते हैं, जो कैप लगाया हुआ जो मैंने कैप निकाला है ना, वो क्या करेंगे, वो करेंगे हमको डायरेक्शन बताएंगे फोर्स का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे फोर्स निकालना है F21, ठीक है, तो F21 निकालेंगे तो कितना आएगा, तो F21 निकालेंगे तो ये आएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई कौन सा मैग्नीट्यूड लेंगे, ए बी का लेंगे ना, क्योंकि ए बी की वजह से निकालना है, तो कितना हो जाएगा R2 माइनस R1 का मॉड का स्क्वायर। ये क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड लिख लिया। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए करेंगे ए बी का कैप पुट कर लो, यहाँ पे निकालने हैं जो कैप, तो K Q1 Q2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 कैप निकाला है ना, तो कैप निकालना है तो R2 माइनस R1 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पावर 3 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का 3 पावर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 का वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया F21, और ये जगह F ऑफ 1 2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, F ऑफ 1 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 डिवाइड बाई R1 माइनस R2 का मॉड का क्यूब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको समराइज कर सकते हैं कि यहाँ पे जब हम देखेंगे दोनों की वैल्यू तो क्या है, देखो मैग्नीट्यूड इज सेम, अभी तक क्या है, ये जो वैल्यू मैग्नीट्यूड की वो सेम है, अंतर क्या है R2 माइनस R1, यहाँ पे क्या है R1 माइनस R2, तो बस डिफरेंस किसका है, डायरेक्शन का। इसका मतलब बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन जो सेकंड ड्यू टू 1 है वो क्या है, इक्वल्स टू एन नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, मतलब नेट फोर्स क्या है, बराबर है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स बराबर है, और जो दोनों फोर्स लग रहे हैं क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। अब इक्वल एंड अपोजिट है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है कूलम्ब्स लॉ न्यूटन थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। लिख लेंगे फॉलोज कूलम्ब, हेंस ऐसे लिख लो, हेंस कूलम्ब्स लॉ फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सॉरी न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूव करिए कि जो कूलम्ब्स लॉ है वो न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, तो बस यही प्रूव करना है, वेक्टर फॉर्म को बस जाके लिख के आ जाना है। ठीक है, चलिए आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया हुआ है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ये सिंपल मतलब समझ लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे चार्ज हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है और ये Q4 है। बोल रहा है कि Q1 Q2 Q3 के वजह से Q4 पे कितना फोर्स लगेगा, ये हमको बताइए। तो देखिए सबसे पहले अगर ये Q1 की वजह से Q4 पे फोर्स निकालिए तो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू फर्स्ट, ठीक, फिर Q3 की वजह से निकालिए फोर्स ऑन थर्ड ड्यू टू फर्स्ट, Q2 की वजह से निकालिए फोर्स ऑन सेकेंड, फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन फोर्थ ड्यू टू थर्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, तो सारे फोर्स निकाल लिए। अब सारे फोर्स निकालने के लिए, अब नेट निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए क्या कर दीजिए, सभी फोर्सेस जो निकाले हैं उसका वेक्टर सम कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, नेट फोर्स निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, उसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कि अगर हमको मल्टीपल चार्जेस दिया हुए हैं और मल्टीपल चार्जेस की वजह से एक पर्टिकुलर चार्ज पे हमको नेट फोर्स निकालना है, तो हम लोग क्या उसी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, तो बोल रहा है कि फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्ज
इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज टेकन वन एट अ टाइम। बोल रहा है अकेले अकेले फोर्स निकालिए पहले सभी चार्ज की वजह से उस पॉइंट चार्ज पे, जिस चार्ज पे हमको नेट फोर्स निकालना है, ठीक है, इस पे Q4 पे निकालना था। तो Q4 पे क्या किया, अलग अलग से निकाला, Q1 की वजह से निकाला, Q2 की वजह से निकाला, Q3 की वजह से निकाला, ठीक है। अब सारे फोर्स को निकालने कर वेक्टर सम कर दिया। इसे क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो लिख लेंगे दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम में आएगा तो लिख के आइएगा, कोई नहीं कट करेगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं। तो इसमें F1 F2 मान लीजिएगा ना, देखिए मान लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, Q1 Q2 Q3 ऐसे लिख लीजिएगा। और अगर Q दिया है तो ऐसे लिखिए, ये F1 है, सपोज करिए F2 है, ठीक है, ये F3 है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकालने के लिए कर दीजिएगा F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट डॉट N Fn नेट फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कहाँ करते हैं, वो एक न्यूमेरिकल से समझते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, तो न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, सपोज करिए कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे क्या रखे हुए हैं, क्यू चार्ज रखे हुए हैं, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ठीक है। और इन पे सब पे जो एंगल है कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। इन सबका साइड क्या है हमारे पास, ए दिया हुआ है, साइड क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए बोल रहा है कि इस एक किसी भी एक पे नेट फोर्स बताइए और दोनों की वजह से, ठीक है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन एनी क्यू चार्ज ड्यू टू अदर टू, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सपोज करेंगे ये वाला पहले, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, नेचर सेम है, तो रिपेल करेगा। तो Q क्या करेगा, Q इस Q को ये Q क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो दूर भेजेगा, दूर भेजा भैया, कोई बात नहीं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, थिंक चलेगा क्या, चलता है। तो ये क्या किया, इसको इधर भेजा, वैसे ही ये करेगा लाइन ऑफ जाने में क्या करेगा, ढकेलेगा इसको, ये जो चार्ज है क्या करेगा, इसको ढकेलेगा, कलर समझ में नहीं आ रहा है, वेट वेट वेट, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है, तो ये जो है चार्ज इसको ढकेलेगा इस तरफ, और ये इसको ढकेल रहा है। एंगल कितना बन रहा है दोनों का, 60 डिग्री। अब निकाल लेते हैं फोर्स अलग अलग। तो सबसे पहले निकालिए F(1), इसके वजह से निकालो, इसको F1 मानते हैं, इसको F1, इसकी वजह से निकाल देते हैं F1। तो F1 की वैल्यू कितनी होगी, Q का स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन F2 मतलब क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये भी उतना ही होगा, क्यों उतना ही होगा, तो डिस्टेंस a है और ये Q है, ये भी Q ही है। अब दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम आया है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है, मतलब ये एक F1 है और ये क्या है हमारे पास F2 है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग को नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने का, अब देखो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों क्या मान लो, x मान लो, दोनों की वैल्यू सेम है ना, Q डिवाइड बाई ए स्क्वायर, दोनों को x मान लिए। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब हमको एफ नेट निकालना है, तो एफ नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60, यही तो करते थे। जो दो वेक्टर दिए हुए हैं A1 A2, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर हमको ए नेट निकालना है, नेट निकालना क्या करेंगे, A1 का स्क्वायर का मतलब रूट में A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ थीटा। तो यही हम लोगों ने करे, यहाँ पे हम लोग को यही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। cos 60 वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 3x स्क्वायर हो गया, मतलब √3x हो गया। अब x की वैल्यू पुट कर दो तो कितना हो जाएगा, √3, x की वैल्यू कितनी है, KQ स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ बाकी है क्या, हाँ अभी तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालना है क्या, नहीं निकाल, डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, हाँ निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ तो निकालोगे ना। तो अगर डायरेक्शन ही ना पता चले तो कैसे करेंगे, देखो डायरेक्शन निकालने के लिए करेंगे tan फाई, कितना होता है, f साइन थीटा डिवाइड बाई f प्लस f cos थीटा, और यहाँ पे f की वैल्यू बराबर है, तो क्या हो जाएगा, x साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, साइन 60 डिवाइड बाई f मतलब x प्लस x cos 60, ऐसे लिख लो,
ये हो जाएगा cos 60, तो निकालेंगे वैल्यू तो कितना आएगा, sin 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 x डिवाइड बाय, ये हो जाएगा x प्लस x/2 मतलब 3/2x, x से x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 1/√3। तो tan फाई की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1/√3। तो फाई की जो वैल्यू कितनी आएगी, फाई की वैल्यू 1/√3 कितनी होती है, 30 डिग्री, ठीक है। या फिर डायरेक्टली भी कर सकते थे कि दो फोर्स हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो अगर नेट फोर्स आएगा तो क्या आएगा, हमेशा θ/2 पे ही आएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर ये F है, अगर ये F है, दोनों के बीच का एंगल 60 है, नेट फोर्स किधर आएगा, 30 डिग्री पे आएगा, कितना आएगा, इतना आएगा, √3x, ठीक है। तो आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने आते होंगे, नहीं आते हैं तो एक बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। ट्रायंगल का, स्क्वायर का, जैसे ट्रायंगल दिया हुआ है, इसके सेंट्रॉइड पे कितना फोर्स होगा ये भी ट्राई करिएगा आप लोग, ठीक है। ट्राई करेंगे तभी ये सब आएगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वेक्टर्स भी कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। नेट फोर्स मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा ट्राई, ठीक है, और फिर कमेंट में डालिएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है ले लीजिए, जैसे कि ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल वही इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज -q, ठीक है। तो ये बताइए कि इस पे एफ नेट कितना होगा, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब डिस्टेंस इज a, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन ये सकता है कि जी ये क्या दिया हुआ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, चार्ज क्यू है, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के एकदम सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स बताइए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल सकता है, देखो यहाँ पे बोल सकता है कि देखो ये क्यू है, ये भी क्यू है, यहाँ पे भी खाली है, कुछ है नहीं, ये भी सेंट्रॉइड पे पूछा है, सेंट्रॉइड पे क्या निकालिए, नेट फोर्स निकालिए, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बोल रहा है कि क्या है ये क्या बोलते हैं, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का ए दिया हुआ है साइड, हर एक पॉइंट पे क्या है, हर एक पॉइंट पे वर्टेक्स बोल सकते हैं, हर एक वर्टेक्स पे क्यू चार्ज है, तो बताना है एक इस पे नेट फोर्स कितना होगा। सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, ठीक है। दो चार्ज दिए हुए हैं, एक प्लस क्यू है, एक -4q है, बताना है कि नल पॉइंट कहाँ होगा, ठीक है। वेयर इज नल पॉइंट, फाइंड द नल पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए बस इतना है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़, ठीक है। थैंक यू।